हेलो, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में, जहां हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी और मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2016 के कुछ और क्वेश्चंस की, जो कि पिछले वीडियो में शेष रह गए थे, और इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चंस की, जो कहीं न कहीं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री की यदि हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें श्रव्य दृश्य सामग्री की, तो इसके अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिसकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है और वे आसानी से समझते हुए अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। तो ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों की सीखने की गति में सुधार करना, बिल्कुल कहीं न कहीं श्रव्य दृश्य सामग्री जो है उनकी गति में सुधार करती है, अधिक क्रियाशील बनाती हैं और अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। लेकिन विद्यार्थियों को सूचनाएँ प्रदान करना, ये जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में, देखिए यहाँ पर जो ये है मिस प्रिंटिंग हुई है, 3 नहीं है 2 है। तो पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि विद्यार्थी को अपने आदर्श मतलब उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी कि स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? कथन या परिभाषा की यदि हम बात करें तो ये जो कथन है हमारे पास कनिंघम का है। तो राइट आंसर हमारे पास कनिंघम हो जाएगा, और इसको तो आपको जो है याद ही रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2018 में भी यों का यों था, गणित की प्रकृति के ऊपर, और फिर से ये क्वेश्चन रिपीट है। तो ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास, गणित सार्वभौमिक विषय है। बिल्कुल, गणित कहीं न कहीं हर क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो एक सार्वभौमिक विषय। गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है, और गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है। देखिए, ये बात जो है बिल्कुल गलत है, यह कथन। यदि हम बात करें, गणित का जो क्षेत्र होता है संकुचित नहीं होता बल्कि व्यापक होता है। तो ये गणित की प्रकृति बिल्कुल नहीं होती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा यदि ऑप्शन डी की यदि हम बात करते हैं, तो गणित में अमूर्त पद या प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। बिल्कुल, गणित में जो है अमूर्त पद होते हैं, और गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है। ये भी एक तरीके से सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगमकर्ता रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह खालिस्तान पर केंद्रित है। देखिए, यहाँ हमसे जो बात की गई है रचनावादी उपागम पर बल देती है, यानी कि रचनावादी उपागम की बात की गई है। तो ऑप्शन यदि देखिए, रचनावादी उपागम की यदि हम बात करते हैं, तो रचनावाद के अंतर्गत यदि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान खुद को सक्रिय रूप से सम्मिलित करते हुए कुछ ना कुछ सीखता है या ज्ञान ग्रहण करता है, तो वो एक रचनावादी उपागम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो रचनावादी उपागम के अंतर्गत हम जो है छात्रों को समूह में बांट देते हैं और उनको एक समस्या दे दी जाती है। फिर वो उस समस्या पर समूह में विचार विमर्श करते हुए मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं या नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं, जहाँ पर शिक्षक की जो भूमिका होती है एक सुगमकर्ता या मित्र के रूप में होती है। तो ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रचनावादी उपागम में जो है हमारे पास कहीं ना कहीं बालक केंद्रित उपागम है या बालक केंद्रित उपागम होता है।
ऑप्शन बी परिभाषाओं और सूत्रों को याद करना, ये भी नहीं होगा। नियमित गृह कार्य जमा करना, ये भी नहीं है। गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी, तो बिल्कुल ये राइट होगा, क्योंकि विद्यार्थी यदि स्वयं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान क्रियाशील रहता है तो वो रचनावादी उपागम के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो गणित का सर्वाधिक प्रयोग मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में होता है वह है। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया मनुष्य जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक भागीदारी, आर्थिक गणना और धार्मिक अभिवृत्ति। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं आर्थिक गणना में सबसे ज़्यादा जो है गणित का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बालक लेखा चित्र, तालिका, चार्ट आदि सही और शीघ्रता से बना सकता है, यह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। बालक लेखा चित्र, तालिका, चार्ट आदि सही और शीघ्रता से बना सकता है, यह किस व्यवहारगत उद्देश्य का अंग है। तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ज्ञानोपयोग, अवबोध, कौशल और ज्ञान। देखिए यदि हम ज्ञान की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत परिभाषा देना, पहचानना आदि क्रियाएं आती हैं। कौशल की यदि हम बात करते हैं तो कौशल में जैसे चित्र बनाना और चार्ट बनाना ये आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है लेखा चित्र, तालिका, चार्ट आदि सही और शीघ्रता से बना सकता है, तो ये बिल्कुल कौशल में आ जाएगा और राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। अवबोध की यदि हम बात करते हैं तो अवबोध के अंतर्गत जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उनमें या टॉपिक है उनमें संबंध स्थापित करना, तुलना करना, अंतर करना, ये आ जाता है। ज्ञानोपयोग की यदि हम बात करते हैं तो सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आता है। और चित्र, चार्ट, मॉडल आदि वगैरह बनाना ये हमारे पास कौशल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बीजगणित शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए ऑप्शन की यदि हम बात करें तो अंक गणित के सिद्धांतों की पुष्टि करना, सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल करना, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। बीज गणित शिक्षण के उद्देश्य की बात की गई है तो कहीं ना कहीं बीज गणित में सिद्धांतों की पुष्टि भी हम करते हैं और सूत्रों की सहायता से समस्याओं को हल भी करते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता होती है कि यह है। देखिए मस्तिष्क उद्वेलन विधि की यदि हम बात करते हैं तो इसके प्रतिपादक हमारे पास ऑसबॉर्न आते हैं और मस्तिष्क उद्वेलन के अंतर्गत यदि हम विद्यार्थियों को इस प्रकार की समस्या दे कि वो उनके शांत मस्तिष्क को एक तरीके से उद्वेलित कर दे या उसमें उथल पुथल मचा दे और वे समस्या के लिए किसी नवीन विचार को प्रस्तुत करें या मौलिक विचार प्रस्तुत कर सकें, तो ये मस्तिष्क उद्वेलन के अंतर्गत आता है। चलिए ऑप्शन पर बात कर लेते हैं। बालकों की तर्क और निर्णय शक्ति बढ़ती है, बिल्कुल। मस्तिष्क उद्वेलन विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं मस्तिष्क को उद्वेलित करता है, एक तरीके से उथल पुथल मचा देता है और नवीन विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है। तर्क शक्ति विकसित नहीं होती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जिज्ञासा को बाधित करती है, ऐसा भी नहीं है। और बालक का अवधान बाधित होता है, ये बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास जो है राइट आंसर बालकों की तर्क और निर्णय शक्ति बढ़ती है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि की ये विशेषता हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था। तो ऑप्शन हमारे पास जीएम रूच एवं अन्य, जीटी बुशवेल एवं लेनोर जॉन, लियो जे ब्रुकेनर, फ्रेड जे स्कोनेल एवं एफ लेनोर स्कोनेल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि निदानात्मक परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये आपको याद ही रखना होगा और ये जो है प्रीवियस ईयर 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी
जीटी बुशवेल एवं लेनोर जोन। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।